हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानवेद हिमालय क्लासेस में। उम्मीद करते हैं कि आप लोग मस्त ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। और आप लोग इस समय मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास में हम लोगों ने गुलाम वंश, खिलजी वंश का अध्ययन कर चुके हैं। अब आज का जो इस वीडियो में तुगलक वंश के प्रश्नों से संबंधित जो भी तुगलक वंश से संबंधित प्रश्न होंगे उनका अध्ययन करेंगे। आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठें और जितने भी आपको प्रश्न हम बताएं वो सभी प्रश्न आप लोग नोट करते रहिए। और आज के ही दिन संडे को, रविवार को टेस्ट हुआ था, तो देखा होगा कितने विद्यार्थियों ने टेस्ट दिया होगा, कितना आप लोगों को पढ़ा हुआ आ रहा है, किस प्रकार का अतुल महेश्वरी या एनएमएमएस का प्रोसेस पेपर आएगा, तो उसकी जानकारी आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मिलती रहती है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। अब हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं और आप लोग पहला प्रश्न लिखिए और उसका आंसर भी दीजिए। पहला प्रश्न है कि तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? ग्यासुद्दीन तुगलक। क्या आंसर है कि ग्यासुद्दीन तुगलक। अगला प्रश्न है तुगलक वंश की स्थापना कब हुई थी? तुगलक वंश की स्थापना 8 दिसंबर 1320 में हुई थी। आप लोगों को बताना है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। कौन था? जलालुद्दीन खिलजी था। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न का आंसर देखिए कि ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी। क्या नाम था? गाजी मलिक या गाजी तुगलक। तो ग्यासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? गाजी मलिक या गाजी तुगलक। अगला प्रश्न आप लोग देखिए और सभी प्रश्नों को आप लोग नोट करते रहिए। अगला प्रश्न ये है कि ग्यासुद्दीन तुगलक ने कितने बार मंगोल आक्रमण को विफल किया था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक ने मंगोल जब आक्रमण किया गए थे तो कितनी बार विफल कर दिया था? 29 बार मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया और जिसको ग्यासुद्दीन तुगलक ने विफल कर दिया था। अगला प्रश्न है कि दिल्ली के निकट तुगलकाबाद के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? ग्यासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुओं तथा नहरों का निर्माण किसने करवाया था? अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है कि दिल्ली में या दिल्ली सल्तनत में पहली बार सिंचाई के लिए कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने करवाया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ग्यासुद्दीन तुगलक। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर समझ में आ रही है तो आप लोग कमेंट करिए। अगला प्रश्न देखिए कि सल्तनत सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग। अब पूछा जाता है कि जैसे यह दीवान ए मुश्त खराज किससे संबंधित था? वित्त विभाग था। किसने बनवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीवान ए कोई कृषि से संबंधित विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए अर्ज जो सैन्य विभाग से संबंधित है, बलबन ने बनवाया था। दीवान ए बंदगान फिरोज तुगलक ने बनवाया था। दीवान ए खैरात फिरोज तुगलक ने। और दीवान ए इस्ताक तो किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ये विभिन्न सल्तनत कालीन सुल्तानों द्वारा बनाए गए विभाग थे, जिनके द्वारा बनाए गए और कौन कौन से विभाग थे, किससे संबंधित थे, उसको इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को बताया है। अगला देखिए, अगले प्रश्न को पढ़िए। अगला प्रश्न ये है कि ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे हुई थी? ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु लकड़ी के महल का धराशायी होने के कारण। कहने का मतलब यह है कि एक लकड़ी का महल था जो किसी कारणवश गिर गया था, जिसमें दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न है, अफगानपुर के लकड़ी के महल को किसने निर्माण करवाया था? तो किसने निर्माण करवाया था? जौना खान ने। तो ये भी रणनीति हो सकती है कि जौना खान ने वो लकड़ी का महल बनवाया हो, जब उसमें ग्यासुद्दीन तुगलक गया हो तो उसी कारण उसको गिराया गया हो, जिसके कारण उसकी दबने के कारण मृत्यु भी हुई है। अगला प्रश्न है, ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? तो दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक गद्दी पर बैठा था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां था और इसी ने लकड़ी का महल बनवाया था। इसी लकड़ी के महल में दबकर ग्यासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हुई थी। और ग्यासुद्दीन तुगलक कौन था? तो ग्यासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का संस्थापक था। मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम क्या था? तो जौना खां था। तो जौना खां को अन्य किस नाम से जाना जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के सभी
सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य कौन था? तो इसका सही आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में सर्वाधिक शिक्षित, विद्वान और योग्य सुल्तान था जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के शिक्षक कौन थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के जो शिक्षक थे उनका नाम था मौलाना गियासुद्दीन। क्या नाम था? मौलाना गियासुद्दीन था। अगला प्रश्न है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने चचेरे भाई फिरोज तुगलक को कौन सा पद प्रदान किया था? तो कौन सा पद प्रदान किया था? नायब बार वक्त का। कौन सा? नायब बार वक्त का प्रदान पद किया था। मोहम्मद बिन तुगलक का साम्राज्य कितने प्रांतों में बटा था? तो कितने प्रांतों में बटा था? 23। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग के लिए कौन से विभाग की स्थापना की थी? तो अभी हमने आपको बताया था दीवाने कोही। दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न यह है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी बदल कर कहाँ बनाई थी? तो पूछा जाता है कि दिल्ली से राजधानी देवगिरी किसने बनाई थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने देवगिरी का नाम बदलकर क्या रख दिया था? देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद रखा था। क्या नाम रखा था? दौलताबाद। और दिल्ली से अपनी राजधानी क्या बनाई थी? देवगिरी बनाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने पुनः दौलताबाद से राजधानी बदलकर दिल्ली कब स्थापित की? तो कब की थी? 1335 में। अगला प्रश्न है किस योजना के तहत मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? तो किसके द्वारा? तृतीय योजना के तहत सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था। अगला प्रश्न है कि इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। मोहम्मद बिन तुगलक के इब्न बतूता को दिल्ली के किस पद पर नियुक्त किया था? तो कौन से पद पर नियुक्त किया था? काजी के पद पर। तो पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्न बतूता को दिल्ली के सिंहासन पर कौन सा पद दिया गया था? तो दिल्ली के मंत्रिमंडल कह सकते हैं, या मोहम्मद बिन के जो मंत्रिमंडल था तो उसमें कौन सा पद दिया गया था? काजी का पद दिया गया था। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक कब बना? तो 1351 में बना था। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि खिलजी वंश जैसे 1290 से 1320 तक चला था, गुलाम वंश 1206 से 1290 तक चला, तो इसी प्रकार आप लोगों को बताना है कि तुगलक वंश कब से कब तक रहा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक मोहम्मद बिन तुगलक का कौन था? तो कौन था? चचेरा भाई था। उड़ीसा में पुरी के जगन्नाथ मंदिर को किसने ध्वस्त किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। नगरकोट के प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर को किसने ध्वस्त कर दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने 1361 में कर दिया था। और जगन्नाथ मंदिर को कब ध्वस्त किया था? 1360 में। इतनी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। और आगे अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न में कहा गया है 24 कष्टदायक करों को किसने समाप्त किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने 24 कष्टदायक करों को मुक्त कर दिया था, कर मुक्त कर दिया था, लेकिन कुछ कर थे जिनको लागू रहने दिया। फिरोज शाह तुगलक ने केवल 4 प्रकार का कर लेता था, वे कौन कौन से थे? एक तो खराज, खुम्स, जजिया और जक़ात। ये 4 प्रकार के कर थे जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा लिए जाते थे। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई थी? तो सिंचाई की सुविधा के लिए कितनी नहरें बनवाई थी? तो 5 नहरों का निर्माण किया था। कितनी नहरों का निर्माण करवाया था? 5 नहरों का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग लगवाए थे? तो कितने बाग लगवाए थे? 1200 बाग लगवाए थे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न ये है फिरोजाबाद, हिसार, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर नामक नगरों को किसने बसाया था? तो किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक को सबसे ज़्यादा कौन सी नगर पसंद थे? तो कौन सा पसंद था? फिरोजाबाद। मेरठ, टोपड़ा से अशोक स्तंभों को लाकर कहाँ स्थापित? दिल्ली में स्थापित करवाया था। तो कहाँ स्थापित किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के जो स्तंभ थे, मेरठ स्तंभ और टोपरा स्तंभ को दिल्ली लाकर स्थापित करवाया था। फिरोज शाह तुगलक ने अनाथ स्त्रियों, विधवाओं तथा लड़कियों की सहायता के लिए किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की थी। दासों को देखभाल हेतु फिरोज शाह ने स्थापना की थी। दासों की देखभाल हेतु फिरोज शाह ने किस विभाग की स्थापना की थी? तो दीवान ए बंदगान। कौन से विभाग की स्थापना? दीवान ए बंदगान विभाग की स्थापना की थी। अगला प्रश्न ये है, अगला प्रश्न पढ़िए, देखिए और इसका आंसर बताइए। फिरोज शाह तुगलक ने सैनिकों को वेतन किस रूप में दिया?
तो किस रूप में दिया था? जागीर के रूप में। फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा थी? फतुहात ए फिरोज शाही किसकी आत्मकथा थी? फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा थी। अगला प्रश्न है कि फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई? 1388 में हुई थी। तो आप लोगों से पूछा जाए फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु कब हुई थी? 1388 में हुई थी। 1388 में फिरोज शाह तुगलक की मृत्यु के बाद सल्तनत का अगला शासक कौन बना? तो कौन बना था? तुगलक शाह बना था। कौन? तुगलक शाह बना था। अगला प्रश्न है कि तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? नासिरुद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद। तुगलक वंश का कौन सा शासक अपनी बुद्धिमत्ता और पागलपन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन उसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अगला प्रश्न है कि किस तुगलक सुल्तान ने स्वयं को खलीफा का लेफ्टिनेंट घोषित किया था? तो किस? फिरोज तुगलक ने। आप लोगों से ये प्रश्न पूछा जाए कि कुतुब मीनार की मरम्मत किसने करवाई थी? तो ये भी प्रश्न याद रखना कि कुतुब मीनार की जो मरम्मत करवाई थी फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने कुतुब मीनार की मरम्मत करवाई थी। अगला प्रश्न है कि राजा को अपनी प्रजा से मुक्ति मिली और प्रजा को अपने राजा से मुक्ति मिली। यह कथन किसने दिया था? तो किसने दिया था? बदौनी ने। और किस राजा के लिए कहा था? तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा था। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। मोहम्मद बिन तुगलक का निपुण था। मोहम्मद बिन तुगलक निपुण था किसमें? सुलेखन में, लिखने में माहिर था। ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? फिरोज तुगलक ने लगाया था। किस नगर को सिरांजे हिंद के रूप में जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? जौनपुर को। अबू बकर का संबंध किस शासक वंश से था? तो किस वंश से था? तुगलक वंश से था। अगला प्रश्न देखिए, कौन इतिहासकार है सुल्तान महमूद के अनुरोध पर भारत आया था? तो क्या नाम था उसका? अलबरूनी। तो पूछा जाता है अलबरूनी किसके समय आया था? तो महमूद के समय आया था। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने सैन्य सेवा को वंशानुगत बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। फिरोज शाह तुगलक की कौन सी नीति तुगलक साम्राज्य के लिए सर्वाधिक घातक सिद्ध हुई? तो कौन सी? उलेमाओं की राजनीति में हस्तक्षेप की नीति हुई थी। अर्धा और भिख नामक दो सिक्के चलाने का श्रेय किसको जाता है? तो किसको जाता है? तो अर्ध और जो भिख नामक दो सिक्के चलाए थे वो किसने चलाए थे? फिरोज शाह तुगलक ने चलाए थे। अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम एक वस्त्र निर्माणशाला की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। तुगलक वंश के शासकों ने कब से कब तक दिल्ली पर शासन किया था? तो 1320 से 1398 तक। दिल्ली के निकट तुगलकाबाद किले का निर्माण किसने करवाया था? तो गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। उम्मीद है कि आप लोगों को सभी प्रश्न समझ में आ रहे होंगे, और अगर कोई भी आपका डाउट क्लास में रहता है तो उसके लिए आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, या आप हमारे पर्सनल नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं और अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये है कि फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी? फिरोज शाह तुगलक की धार्मिक नीति क्या थी? धर्मांधता और अहिष्णुता। समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है कि खुम्स युद्ध में लूटा गया धन होता है। खुम्स क्या होता है? युद्ध में लूटा हुआ धन होता है। में कितना हिस्सा फिरोज शाह तुगलक ने अपने सैनिकों को दिया था? तो कितने प्रतिशत हिस्सा अपने सैनिकों को देता था? 80% जो हिस्सा था अपने सैनिकों को देता था। सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे उसके संबंध अच्छे नहीं थे? सूफी संतों में कौन सुल्तान गयासुद्दीन का समकालीन था जिससे संबंध उसके अच्छे नहीं थे? तो क्या नाम था? निजामुद्दीन औलिया था नाम। क्या था? निजामुद्दीन औलिया। भू राजस्व की वसूली हेतु भूमि को ठेके पर देने की प्रथा किसने शुरू की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने प्रारंभ की थी। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि मध्यकालीन इतिहास का प्रथम कल्याणकारी निरंकुश शासक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? फिरोज शाह तुगलक को माना जाता है। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की उत्पत्ति हिंदू माँ से हुई थी? तो उसका सही प्रश्न का आंसर कौन है? फिरोज शाह तुगलक। तो उम्मीद है कि आप लोगों को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर इसी तरीके से आप लोग हमारे चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री तैयारी करना चाहते हैं, या जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और उनकी तैयारी आप लोग फ्री करना चाहते हैं, तो आज ही हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान विद हिमालय क्लासेस से जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिसके माध्यम से वो लोग भी बिल्कुल फ्री तैयारी कर सकें। आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।